से हमें सीखने को ये मिलता है कि जितनी ज़्यादा स्पेस उतना ज़्यादा फ्रूट। अब ये देखिए फ्रूट का साइज़ भी इंक्रीज़ है और देखिए कितने गुच्छों की सूरत में इसको टमाटर लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। तो चलिए आज उगाते हैं टमाटर। ये वही टमाटर हैं जो रेगुलर हम किचन में यूज़ करते हैं। टमाटर की सीडलिंग करने के 2 टाइम होते हैं, सर्दी शुरू होने से पहले और एक गर्मी शुरू होने से पहले। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में इसकी सीडलिंग की जा सकती है और उसके बाद 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में। दोनों सीज़न में ही आपको टमाटर मिल सकते हैं अगर आप इनकी सीडलिंग करें। इस साल मैं जितनी भी सीडलिंग कर रहा हूँ वो मिट्टी की ट्रे के अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि मिट्टी की ट्रे के अंदर काफ़ी स्पेस मिल जाती है रूट्स को डिवेलप होने के लिए। और जब पौधे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट करने में भी काफ़ी आसानी होती है, इसलिए मिट्टी की ट्रे सबसे बेस्ट है इस साल मेरे लिए। अब पता नहीं अगर इससे भी अच्छी कोई चीज़ अगले साल मिली तो मैं उसके अंदर भी सीडलिंग करके दिखाऊंगा। और इस साल मैं मिट्टी के अंदर ही सीडलिंग कर रहा हूँ। इसके अंदर ना तो गाय का गोबर है ना फिर कंपोस्ट, सिर्फ बालू मिट्टी, वो बालू मिट्टी जो आपकी नर्सरी से मिलती है। नर्सरी से जो भी मिट्टी मिलती है वही बालू मिट्टी होती है, जिसको दरिया की मिट्टी या नहर की मिट्टी कहते हैं, क्योंकि ये चिकनी नहीं होती और इसके अंदर काफ़ी रेत भी मिक्स होती है। हर शहर की मिट्टी का अलग रंग होता है, इसलिए रंग पर मत जाएं। जो भी आपकी नर्सरी पर मिट्टी यूज़ करते हैं माली लोग, वही मिट्टी आप यूज़ किया करें गार्डनिंग में। तो चलिए फिर अब सीडलिंग करते हैं। ये है टमाटर के बीज। बीजों के ऊपर कोई ना कोई कंपनी ने रंग चढ़ाया होता है, क्योंकि इस रंग के अंदर एंटी फंगल पाउडर यूज़ किया होता है कि बीज पड़ा ख़राब ना हो जाए और जब बीज मिट्टी के अंदर जाए तो उसके ऊपर कीड़ों का हमला ना हो जाए। इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जहर लगाया जाता है मुख्तलिफ रंग डालकर। तो ये हरे रंग के हैं, कोई लाल रंग के होंगे, कोई पीले रंग के होंगे, कोई गोल्डन कलर के होंगे। तो इससे क्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ बीज की केयर के लिए, उसको सेफ रखने के लिए रंग चढ़ाया जाता है जहर वाला। तो अब हम इसको फैला देंगे इस मिट्टी पर। ट्रे के अंदर सीडलिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि सीड को अपनी रूट्स डेवलप करने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाती है। पिछले साल मैंने प्लास्टिक के गमलों के अंदर सीडलिंग की थी, उसके अंदर भी अच्छा रिजल्ट मिला था, लेकिन इस साल मैं ट्रे के अंदर ट्राई कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि काफ़ी स्पेस मिल जाती है सीड को अपनी रूटिंग शुरू करने के लिए। अब हम इसको कोकोपीट से कवर नहीं करेंगे। इस साल मैं उन लोगों के लिए सीडलिंग कर रहा हूँ जिनके पास कोकोपीट और पीट मॉस इस तरह का कुछ भी नहीं होता सीड को कवर करने के लिए, और वो कहते हैं हम खाली मिट्टी के अंदर नहीं कर सकते। तो इस साल 2018 की सर्दी की सीडलिंग ओनली मिट्टी के अंदर करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि इसके अंदर भी हम अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान आपको ये रखना पड़ेगा कि सीड मिट्टी के बहुत ज़्यादा नीचे दब ना जाए, क्योंकि आपको मालूम है जब मिट्टी के ऊपर पानी पड़ता है तो मिट्टी का काफ़ी वेट बढ़ जाता है, और अगर बीज इसके आधा इंच या 1 इंच नीचे दबा होगा तो उसकी जर्मिनेशन ही शुरू नहीं हो पाएगी, और अगर जर्मिनेशन शुरू हो भी गई तो पौधा मिट्टी से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। इसलिए इसी मिट्टी के अंदर हल्का हल्का सा हम इसको पुश कर देंगे ताकि सीड हमें नज़र ना आए। बहुत ज़्यादा इसको मिट्टी के अंदर नहीं दबाना। अब हम दोबारा उसी मिट्टी से हल्का हल्का सा इनके जो होल्स बन गए हैं इनको कवर कर देंगे मिट्टी से। लेकिन ये याद रखें बीज आधा इंच भी मिट्टी के अंदर दबा नहीं होना चाहिए। बस इतना सीड को पुश करना है कि वो हमें नज़र ना आए और मिट्टी के अंदर ढक जाए। इतना काफ़ी है। अब हम इसको पानी देंगे, ऊपर से नहीं बल्कि ट्रे से। इस ट्रे के अंदर हम पानी भर देंगे और नीचे से ही पानी को लेती रहेगी। मतलब इस गमले के नीचे जो सुराख हमने किए थे ड्रेनेज के लिए, वहीं से मिट्टी पानी को लेगी और ऊपर वाले सरफेस तक मॉइस्चर पहुंच जाएगा। सीडलिंग के लिए जो मिट्टी मैंने यूज़ की है ये कंप्लीट ड्राई मिट्टी है। ड्राई मिट्टी के अंदर ना तो फंगस होता है और ना ही कोई कीड़ा, इसलिए फुली ड्राई मिट्टी को सीडलिंग करने के लिए यूज़ करें। अगर आपके पास गीली मिट्टी है तो उसको पहले सूरज की धूप में अच्छे तरीके से ड्राई कर लें 4-5 दिन के लिए। सूरज की धूप में फैला देंगे तो वो ड्राई हो जाएगी। उसके बाद उसको गमलों के अंदर भर के सीडलिंग किया करें, ताकि 99% चांस ख़त्म ही हो जाए कि उसके अंदर कीड़े होंगे या फिर फंगस होगा, क्योंकि गीली मिट्टी के अंदर फंगस भी हो सकता है और कीड़े भी, और ड्राई मिट्टी के अंदर ना तो जल्दी कीड़े होंगे और ना ही कोई फंगस। अब ये 15 से 30 मिनट के अंदर ही ऊपर वाले एरिया तक पानी पहुंच जाएगा। उसके बाद हम इसको रख देंगे शेडी एरिया में, जहां पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। अगर डायरेक्ट धूप में भी इसको रखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन बार बार दिन में पानी देना पड़ सकता है, क्योंकि ये ट्रे है और ट्रे की डेप्थ ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से धूप में हीट होती है और पानी जल्दी ही खुश्क हो जाएगा मिट्टी का।
और अगर एक मरतबा भी पानी खुश्क हो गया तो सीड स्ट्रेस में आएंगे, सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसको शेडी एरिया में रखा जाए ताकि हमें बार बार पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। और जब सीड की जर्मिनेशन अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगी, छोटे छोटे पौधे बन जाएंगे, तब हम इसको रखेंगे धूप में। अब इस मिट्टी ने पानी को सक करना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द ये ऊपर वाला पूरा सरफेस ही गीला हो जाएगा। आज तारीख है सितंबर की 18 और देखेंगे कब तक सीड की जर्मिनेशन शुरू होती है। आप मेरे साथ रहें। 16 दिन बाद हमारे टमाटर की सीडलिंग शुरू हो चुकी और जैसे ही सीडलिंग शुरू हुई, इसके पत्तों की ग्रोथ शुरू हुई, इसको मैंने फ़ौरन धूप में रख दिया, क्योंकि जब भी सीड से पौधा बनता है और उसके पत्ते ग्रोथ में आते हैं तो उसको धूप की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने पत्तों की ग्रोथ को और पौधे की ग्रोथ को अच्छे से बढ़ा पाए। अगर तब भी इसको शेडी एरिया ही मिलता रहेगा तो ये पौधे काफ़ी टॉल हो जाते हैं। जिस तरह ये आपको ये स्टेम दिख रही है, ये बहुत ही लंबी हो जाएगी और पौधे एक साइड पर झुक जाएंगे, जिसकी वजह से पौधे मर जाते हैं। क्योंकि जब भी पत्तों की ग्रोथ शुरू होती है तो फोटोसिंथेसिस का अमल जारी होता है और फोटोसिंथेसिस का अमल जारी होगा धूप में। पत्ते सूरज की धूप से खुराक बनाते हैं। अगर इसको प्रॉपर धूप नहीं मिलेगी तो ये काफ़ी टॉल हो जाएंगे और एक साइड पर गिरकर मर जाएंगे। अब मैंने इस ट्रे को रख दिया है एक बड़ी सी ट्रे के अंदर, जिसके अंदर मैंने पानी भरा और उस पानी के ऊपर इस ट्रे को रख दिया, क्योंकि इस ट्रे की डेप्थ है ओनली 2 इंच और 2 इंच वाला गमला अगर धूप में रखेंगे तो वो 1 घंटा भी नहीं निकालेगा और वो जल्दी ही उसकी मिट्टी ड्राई हो जाएगी। इसलिए गमले की मिट्टी ड्राई ना होने पाए, हमने इस ट्रे के अंदर पानी भरा और ट्रे के ऊपर इस गमले को रख दिया। ये जो ग्रीन ग्रीन सी मॉस आपको दिख रही है, ये आपके पौधे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। अगर फिर भी आप गुड़ाई करना चाहते हैं, हल्की हल्की सी गोडी करना चाहते हैं, तो किसी भी कैंची से या छुरी से या किसी भी तिनके से आप इसकी गोडी कर सकते हैं ताकि ऊपर वाला जो फंगस एरिया है वो रिमूव हो जाए। हमारा मकसद है कि मिट्टी को सॉफ्ट रखना, तो ये मिट्टी पहले से ही सॉफ्ट है, इसलिए हमें गोडी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी इसको चाहें तो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ट्रांसप्लांट नहीं करूंगा। अभी 2 से 3 दिन या 4 दिन का और वेट करूंगा ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छे तरीके से और बढ़ जाए। उसके बाद में हम अलग अलग गमलों में शिफ्ट करेंगे। 19 दिन बाद अब हमारे टमाटर की पनीरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है ट्रांसप्लांट करने के लिए। आपने देखा कितनी आसानी से हमने और कितनी अच्छी ग्रोथ करवाई हमने ओनली मिट्टी के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली मिट्टी के अंदर भी आप सीडलिंग कर सकते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अगर इसको चाहें तो और भी कुछ दिन वेट कर सकते हैं ट्रांसप्लांट करने में, लेकिन मैं अब वेट नहीं करने वाला, क्योंकि जो गमला जो ट्रे हमने यूज़ की थी इसकी डेप्थ ओनली 2 इंच थी। गहराई 2 इंच होने की वजह से ज़्यादा टमाटर की रूट्स भी डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से इतने सारे पौधे एक गमले के अंदर और रूट बाउंडिंग होने लगती है। ये आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल से इनकी जड़ें अब बाहर निकल रही हैं। तो अगर हमने इनको टाइम पर ट्रांसप्लांट ना किया तो ये मैच्योर हो जाएंगे और इनकी रूट्स बाउंड होने लगेंगी, जिसकी वजह से पौधे स्ट्रेस में आएंगे और उसके बाद में मरने लगेंगे। तो चलिए फिर इनको अब ट्रांसप्लांट कर ही लेते हैं। ट्रांसप्लांट करने का सबसे आसान तरीका, एक एक पौधे को हम उखाड़ेंगे नहीं, इससे काफ़ी हद तक ये चांस होगा कि पौधे बहुत सारे मर जाएंगे और रूट्स को हवा लग जाएगी। मतलब हवा का कॉन्सेप्ट तो हम निकाल ही दें अपने माइंड से कि पानी की कमी हो जाएगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि जड़ों में पानी की कमी हो गई हवा लगने की वजह से, तो पौधे अगली जगह पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सबसे सेफ तरीका यूज़ करेंगे, एक ट्रे के अंदर पानी भरेंगे और उसके ऊपर ये ट्रे रख देंगे और इस मिट्टी को भी हम और पानी देंगे ताकि ये मिट्टी पूरी गीली हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, नरम पड़ जाए, ताकि हम एक एक पौधे को उखाड़ें और उसकी रूट्स टूटे ना। अब हम पौधों को निकालेंगे और पानी के अंदर डिप करते जाएंगे। सबसे आसान तरीका, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की रूटिंग है इसकी। इसको हम इसी तरह पानी के अंदर रख देंगे और दूसरे पौधों को भी इसी तरह। फ़िलहाल के लिए 12 पौधे मैंने लिए हैं और 12 पौधों को 12 गमलों के अंदर हम शिफ्ट करेंगे। इनका क्या करना है ये बाद में मैं सोचूंगा। ट्रांसप्लांटिंग के लिए मैं प्लास्टिक का एक गमला यूज़ कर रहा हूँ जिसकी डेप्थ करीब 4 इंच है और इसका डायामीटर भी 4 इंच का है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको बड़े गमले के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं ताकि आपको बार बार शिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मैं इसको इसलिए छोटे गमले के अंदर शिफ्ट कर रहा हूं क्योंकि केयर करने में उतनी ही आसानी होती है। अगर बड़े गमले के अंदर हम इसको अभी से शिफ्ट कर देंगे तो जब पानी देंगे तो पानी का थ्रो पत्तों के ऊपर होने की वजह से इसकी टहनी झुक जाएगी, क्योंकि ये अभी टिम्बर नहीं बनी, ये बहुत ही सॉफ्ट वुड है। इसलिए छोटे गमले के अंदर हम लगाएंगे तो हमारे से केयर भी अच्छी हो पाएगी। मिट्टी को मैंने भरा है और मिट्टी के अंदर 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स किया हुआ है।
सिर्फ गमले के अंदर भरा है, इसको मैंने पुश नहीं किया, मतलब कॉम्पैक्ट नहीं किया मिट्टी को। अगर मैं मिट्टी को बहुत ज़्यादा दबा दूंगा तो फिर ये मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, तो नई रूट्स वहाँ पर ठीक तरीके से डिवेलप नहीं हो पाएंगी। इसलिए सिर्फ मिट्टी को गमले के अंदर भरिए और पौधे को उसके अंदर शिफ्ट कर दें। मैं इस लेवल तक इसको मिट्टी के अंदर दबाऊंगा, क्योंकि अगर रूट एरिया ही मैं दबाता हूं तो जो ऊपर वाला लंबा एरिया है वो झुक भी सकता है। इसलिए मैंने करीब 1 इंच इसका ट्रंक भी मिट्टी के अंदर दबा दिया है। लेकिन ऐसा करने से ये चांस हो सकता है कि आपका ये पौधा यहाँ से गल जाए, क्योंकि यहाँ पर रूट नहीं है, नरम सा पौधा है ये, तो इसकी टहनी को हमने मिट्टी के अंदर दबा दिया। अगर ऐसा आप करते हैं तो ज़्यादा पानी नहीं देना, अगर ज़्यादा पानी देंगे तो यहाँ से फंगस लगेगा और ये यहाँ से गल जाएगी और आहिस्ता से पौधा एक साइड पर झुक जाएगा, देन मर जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसको पटक लेंगे ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम इसको रखेंगे पानी की ट्रे पे। एक ट्रे के अंदर मैंने पानी भर लिया और इस गमले को सिंपली हम इसके ऊपर रख देंगे। नीचे जो ड्रेनेज होल होता है पानी वहीं से जाता रहेगा इस मिट्टी के अंदर और ऊपर वाले एरिया तक मॉइस्चर पहुंच जाएगा। जैसे ही ऊपर वाले तक मॉइस्चर पहुंच जाए तो गमलों को उठाइए और किसी शेडी एरिया में रखें फ़िलहाल के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए। और जैसे ही इसके नए पत्ते आने लगें तो इसको धूप में रख सकते हैं आप, क्योंकि अक्टूबर की आज 7 तारीख हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता ठंड होना शुरू हो रही है। रातें अब ठंडी हो गई हैं तो इसको सर्दी की धूप अच्छी भी लगती है, ताकि इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो और इसको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी अच्छे से हो। लीजिए जनाब, 12 पौधे हमने शिफ्ट कर दिए हैं और ऊपर से भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी दे दिया इनको, क्योंकि नीचे से जो ड्रेनेज होल है वहाँ से पानी आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता। तो ये पौधे अभी बहुत छोटे हैं और इनकी रूट्स में पानी की कमी होने की वजह से ये स्ट्रेस में आ सकते थे और एक साइड पर झुक सकते थे। हमेशा याद रखिए, जब भी पनीरी को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो 1 से 2 दिन के लिए वो एक साइड पर झुक जाते हैं और ऐसे लगता है जिस तरह वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और जैसे जैसे उनकी जड़ों के अंदर मॉइस्चर बढ़ता रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्टैंड हो जाते हैं और नए पत्तों की ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। लेकिन जो मेथड मैं आपके साथ इस बार शेयर कर रहा हूँ, मतलब सीडलिंग को हमने पहले निकाला और पानी के अंदर डिप करते रहे, 15 से 20 मिनट के लिए ये पानी के अंदर डिप रहे, जिसकी वजह से जितना पानी इनकी जड़ों ने लेना था वो पानी लेती रहें और अगली जगह पर जाकर ये स्ट्रेस में नहीं आती। बस यही एक कुलिया है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आप भी ट्रांसप्लांट किसी भी पनीरी को करें तो इसी मेथड से किया करें। पनीरी को अच्छे तरीके से पहले पानी के अंदर डिप रखें, मतलब उनकी जड़ों को, तो अच्छे से ग्रोथ हो सकती है अगली जगह पर। अगर आप चाहें तो अभी भी इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। 15 अक्टूबर तक इसका आइडियल मौसम समझा जाता है और 15 अक्टूबर के बाद में सर्दी ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से सीड की जर्मिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि वो लेट जर्मिनेट होता है। लेकिन फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप नवंबर के मिड तक भी इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। 23 दिन बाद टमाटर के पौधों की ग्रोथ अब अच्छी हो रही है। ये देखिए, अब तो ये टॉल होना शुरू हो गए हैं और पत्तों की ग्रोथ भी अच्छी है। लेकिन कुछ प्लांट्स पर मिलीबग का अटैक हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे पौधे मर सकते हैं। ये देखिए, ये है मिलीबग। जो वाइट कलर का आपको कीड़ा दिख रहा है ये मिलीबग है। आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी तादाद को बढ़ा लेंगे और ये पूरे पत्तों के ऊपर फैल जाएंगे। देन ये इनका रस चूसेंगे और पूरा पौधा ही ड्राई हो जाएगा। इसलिए अब हमें ज़रूरत है नीम ऑयल स्प्रे करने की। केमिकल का स्प्रे मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ ऑर्गेनिक स्प्रे, जो कि नीम ऑयल है। नीम ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त एंटी फंगस स्प्रे भी है और एंटी पेस्ट भी है। 1.5 लीटर पानी के अंदर 3 टीस्पून आपने डालने हैं नीम ऑयल के। नीम ऑयल प्योर हो, ओरिजिनल हो तो अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं आप। स्प्रे करने का टाइम शाम में होगा, सूरज की धूप में स्प्रे नहीं की जाती, चाहे तो खाद वाली स्प्रे हो या फिर कीड़े मारने वाली दवाई हो। हर किस्म की स्प्रे का टाइम शाम में होता है, जब हीट ना हो, धूप ना हो, क्योंकि धूप में अगर स्प्रे करेंगे तो असर खत्म हो जाएगा और पौधों के पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी। इसलिए जैसे ही शाम का टाइम हो तो आप स्प्रे कर सकते हैं। हमने 12 पौधे शिफ्ट किए थे तो 12 ही ग्रोथ अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बस कीड़े आ गए तो कीड़ों को मारने के लिए हम नीम ऑयल का स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। जब जब आपको ज़रूरत पड़े कि आपको नज़र आए कि कीड़े आ रहे हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे ही करना है। इसके अलावा और कोई केमिकली स्प्रे हम यूज़ नहीं करेंगे इस बार। अब इनको मैंने फुल धूप में रख दिया हुआ है ताकि इनकी पत्तों की ग्रोथ अच्छे तरीके से बढ़ पाए। मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पानी मिट्टी को देना है आपने। सिर्फ इतना पानी दें कि मिट्टी नम रहे। अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं और कौन से पौधे मरेंगे, कितने सर्वाइव करेंगे और कितने हमारे पास बच पाएंगे। 31 दिन बाद हमारे सारे पौधे ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको फुल धूप में रखा हुआ है। इनके पत्तों की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और ये टॉल भी हो रहे हैं। अब इनको ज़रूरत है बड़े गमले के अंदर जाने की या ज़मीन के अंदर शिफ्ट करने की। मेरे पास ज़मीन तो नहीं है, इसलिए मैं गमलों के अंदर ही इनको शिफ्ट करूंगा और सिर्फ 2 पौधे ही शिफ्ट करूंगा। हम 2 ऐसे पौधे लेंगे जिनकी हाइट और ग्रोथ करीब करीब एक जैसी ही हो, ताकि हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर पाएँ।
एक पौधे के ऊपर केमिकल यूज करेंगे और एक के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर। देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। तो चलिए फिर आज से हम इन दो पौधों को ही लेकर चलेंगे। इनको मैं शिफ्ट करूंगा प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर। ये पेंट वाली बाल्टी है 16 लीटर की। इसके अंदर मिट्टी भर लिया और आप पौधों को हम शिफ्ट करेंगे। ये वही पुरानी मिट्टी है जिसके अंदर बार बार मैं पौधों को शिफ्ट करता हूँ और निकालता हूँ। इसके अंदर कोकोपीट भी होगी, कंपोस्ट भी होगी, गाय का गोबर भी होगा। लेकिन सबसे आसान तरीका यह है कि 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर मिक्स कीजिए और उसके अंदर पौधों को शिफ्ट करें। अगर पुरानी मिट्टी आपके पास तो पहले उसको कुछ दिनों के लिए सन ड्राई कर लें ताकि उसके अंदर अगर कोई कीड़े हों या फिर फंगस हो वो धूप लगने की वजह से मर जाएं। उसके बाद आप पौधों को शिफ्ट करेंगे तो आपके नए पौधे मरेंगे नहीं और ना ही उनकी रूट को फंगस लगेगा और ना ही पौधे मुरझाएंगे। ये देखिए हमारे पौधे की रूट्स भी अच्छे तरीके से डेवलप हो रही हैं, वाइट सी रूट्स निकल रही हैं। अब इसको ज़रूरत है बड़ी स्पेस की। मेरे पास अभी मिट्टी और नहीं है, नहीं तो मैं पूरी बाल्टी को फिल कर देता मिट्टी से। इसलिए अभी तक के लिए इतनी मिट्टी काफ़ी है। फ्यूचर में मेरे पास मिट्टी आई तो और भी मिट्टी फिल कर दूंगा इन गमलों के अंदर। अच्छे तरीके से पानी देंगे ताकि पहले पूरी मिट्टी गीली हो जाए। अब इसको हम रखेंगे धूप में ही, जहाँ ये पहले पड़े हुए हैं वहीं पर रहेंगे ये, क्योंकि इनकी रूट्स अच्छे तरीके से डेवलप हो चुकी हैं और इनकी जड़ों को हवा नहीं लगी, इसलिए धूप भी बर्दाश्त कर सकेंगे ये। पौधे के ऊपर पानी मत डाला करें। पौधे के ऊपर पानी डालने की वजह से इनके पत्ते और टहनियाँ एक साइड पर झुक जाती हैं और जड़ों के साथ में मतलब तने के पास पानी डालने से फंगस लगने का खतरा होता है। इसलिए पानी दूरी पर डालिए तो अच्छा रहेगा। आज अक्टूबर की 19 तारीख हो चुकी है। अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं और इनकी कैसी ग्रोथ रहती है। अब किसी एक के ऊपर हम केमिकल का यूज़ करेंगे और किसी के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर मतलब गाय का गोबर और कंपोस्ट एक्सेट्रा। 34 दिन बाद अब पत्तों की ग्रोथ अच्छी होने लगी है और अब इनको ज़रूरत है खाद देने की। और खाद मैं यूज़ करूँगा एक पे ऑर्गेनिक और एक पर केमिकल। ये है वो लिक्विड खाद जो मैंने बनाई है। 5 लीटर पानी के अंदर 1 मुट्ठी गाय का गोबर जो ड्राई किया हो वो डालें और 1 मुट्ठी लकड़ी की राख। लकड़ी की राख हो कोयले की राख हो एक ही होती है। जब वो राख बन जाती है तो व्हाइट कलर की होने लगती है और समटाइम उनके अंदर थोड़े थोड़े से कोयले भी होते हैं, तो कोयले भी साथ में आ जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पौधों को। 24 घंटे के लिए 5 लीटर पानी के अंदर इनको पड़ा रहने दे और 24 घंटे के बाद हम इनको मतलब इसका लिक्विड यूज करेंगे पौधों में। अगर आप गमलों के अंदर पौधे लगा रहे हैं तो 2 से 3 गिलास पानी काफी रहेगा। यही रिपीट करना है आपने हर 7 दिन के बाद। और जैसे जैसे पौधों की ग्रोथ अच्छी होने लगे, पौधे बड़े होने लगे और फूल आने लगे तो हम इनका गैप कम करते जाएंगे। मतलब 5 दिन के बाद फर्टिलाइज किया करेंगे इनको ताकि इनका पूरा फोकस उनके फूलों के ऊपर और उनके फ्रूट के ऊपर हो। यही कंपोस्ट जो हमने बनाई है इसी का स्प्रे भी कर सकते हैं पौधों के पत्तों के ऊपर और फ्रूट के ऊपर। ये ऑर्गेनिक है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही पौधे आपके जलेंगे। किसी मलमल के कपड़े से इनको छान लीजिए और उसके बाद में स्प्रे कर सकते हैं पौधों के ऊपर। और दूसरे गमले के अंदर मैं यूज करने वाला हूँ केमिकल खाद जिसका नाम है NPK। इसका क्या रेशियो है मतलब कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है ये मुझे नहीं मालूम। ये स्काई सीड की प्रोडक्ट है। इसको मैंने यूज किया, काफी अच्छा रिजल्ट पाया, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों चाहे वो सब्जियों वाले पौधे हों। तो ये भी हम अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे केमिकल के यूज करने से और ऑर्गेनिक यूज करने से क्या फर्क पड़ता है। इसकी डोज 5 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून होता है, मतलब चाय का 1 चम्मच आपने डालना है 5 लीटर पानी के अंदर। ये सोल्यूबल होता है, पानी के अंदर जल्दी ही हल हो जाता है। इसी का स्प्रे भी आप कर सकते हैं और इसी को पौधों की मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास 1 पौधा है इसलिए 1 पौधे के अंदर 1 गिलास में डालूंगा पानी का और उसमें 1 चुटकी फर्टिलाइजर की काफी रहेगी। इसी का स्प्रे करना चाहें तो 5 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून आपने डालना है। वही पानी आप पौधों में यूज करें, वही पानी का स्प्रे आप पौधों के पत्तों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर भी कर सकते हैं ताकि उनकी हेल्थ अच्छी हो सके। अभी मुझे पौधों के पत्तों के ऊपर स्प्रे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी पौधों की ग्रोथ काफी अच्छी चल रही है। अगर मुझे फील हुआ कि पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही तो मैं पौधों के पत्तों के ऊपर स्प्रे करूंगा। अभी ये मिट्टी काफी कम है, ये हाफ बाल्टी मिट्टी से फिल हुई है, तो जैसे ही मुझे जरूरत पड़ेगी पौधा थोड़ा सा लंबा होगा तो मैं मिट्टी से फिल कर दूंगा ताकि ज्यादा रूट्स डेवलप हो सकें। जितना ज्यादा रूट का स्ट्रक्चर अच्छा होगा उतना पौधे की ग्रोथ में भी फर्क पड़ता है और फ्रूट ज्यादा लगता है। तो अब मिलते हैं कुछ दिनों के बाद। बस आपने ये ख्याल रखना है कि सूरज की धूप इनको प्रॉपर तरीके से मिल पाए। विंटर में 6 से 7 घंटे डायरेक्ट धूप भी मिल जाए तो भी अच्छी बात है, और अगर 2 से 3 घंटे भी धूप मिल जाए तो भी ये ग्रोथ कर लेते हैं टमाटर के पौधे। 40 दिन बाद
अब पौधों की ग्रोथ अच्छे से बढ़ रही है। जिसके अंदर हमने ओनली ऑर्गेनिक यूज़ किया था उसकी हाइट थोड़ी सी लंबी हो गई है, और जिसके अंदर केमिकल यूज़ किया था उसकी हाइट अभी वैसी ही है। बेसिकली इन दोनों की ग्रोथ एक जैसी ही है। अभी इस बाल्टी के अंदर मिट्टी कम थी इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे लगाया था, और कल ही मैंने इसको मिट्टी से फिल किया है, इसलिए हमें लग रहा है जिस तरह ये हाइट में छोटा है, लेकिन असल में ये मिट्टी के ज़्यादा नीचे दबा हुआ है, जिस वजह से हाइट छोटी लग रही होगी। और इस बाल्टी के अंदर मिट्टी पहले से ही मौजूद थी ज़्यादा, जिसकी वजह से पौधा ऊपर वाली साइड पर लगा और इसकी ग्रोथ ऊपर वाली साइड पर ज़्यादा लग रही है। लेकिन दोनों की लाइफ और साइज़ एक जैसा ही है, ग्रोथ भी एक जैसी है। हर 7 दिन के गैप के बाद में हम इनको खादे देंगे, वैसे ही जैसे आपको मैंने बताया। फिलहाल तो इनके ऊपर कोई भी कीड़ा अटैक नहीं कर रहा है। अगर कोई अटैक करेगा तो हम नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे ताकि इनकी हेल्थ के ऊपर कोई असर ना हो। तो चलिए फिर जल्दी से इनको और बड़ा कर लेते हैं। 46 दिन बाद दोनों पौधों की ग्रोथ तो अच्छे अंदाज से बढ़ रही है, लेकिन इनके ऊपर अब कीड़ों का भी अटैक होना शुरू हो गया है, मतलब कि व्हाइट फ्लाई और ब्लैक एफिड्स। टमाटर के पौधे के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक होता है ब्लैक एफिड्स का, जो कि काले काले से कीड़े होते हैं और चिपकते रहते हैं इनकी ब्रांचेस के साथ में। ये है ब्लैक एफिड्स, काफी छोटे छोटे से काले काले से कीड़े होते हैं जो कि पत्तों के ऊपर और ब्रांचेस के ऊपर अटैक करते रहते हैं विंटर सीजन में। ये देखिए, ये भी छोटी छोटी सी मक्खी आपको दिखेगी, लेकिन ये ब्लैक एफिड्स हैं, मतलब कि काला तेला। इनको खत्म करने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे ही हम करेंगे। और ये देखिए व्हाइट कलर की एक व्हाइट फ्लाई जिसको सफेद मक्खी भी कहते हैं, ये भी पौधों के पत्तों के ऊपर और पत्तों के नीचे काफी हद तक अटैक करती है और पत्तों का रस चूसना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ रुकने लगती है। इसलिए नीम ऑयल का सोल्यूशन बनाकर हम यूज करते रहेंगे, जिस तरह हमने पहले किया था। जब तक पौधों की ग्रोथ स्टेबल नहीं हो जाती हम नीम ऑयल का स्प्रे इसी तरह करते रहेंगे, हर 5 से 6 दिन के बाद में या 14 दिन के बाद। ये तो डिपेंड करता है कि आपके पौधे के ऊपर कितना अटैक है कीड़ों का। इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जो कि पहले हमने यूज की थी, और इसी को बार बार हम यूज करेंगे हर 5 से 7 दिन के बाद में। और जब पौधों की ग्रोथ बड़ी होने लगेगी, जब पौधे को फूल आने लगेंगे, तो हम ये गैप थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब 3 से 4 दिन के बाद यूज किया करेंगे। और इन दोनों के ऊपर मैं यूज करने वाला हूँ नीम ऑयल ही, सिर्फ और सिर्फ नीम ऑयल। इसके अलावा और कोई केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे हम यूज नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि नीम ऑयल को लेकर ही चलूं, जिसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिला और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ। पानी हमने बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना और ना ही बहुत ज्यादा पानी देना है। ये प्लास्टिक की बाल्टियां हैं, इसके अंदर जल्दी पानी खुश्क नहीं होता है, और गोडी भी हमने करते रहना है। लेकिन टमाटर के पौधे की जल्दी गोडी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी रूट्स जल्दी ही ऊपर सरफेस एरिया पे आने लगती हैं। फिर भी आप 5 से 6 दिन के बाद हल्की हल्की सी गोडी कर सकते हैं, आधा इंच ऊपर वाला सरफेस एरिया गोडी कर दिया करें, ताकि एरेशन सिस्टम अच्छा बना रहे और ऑक्सीजन भी रूट्स को मिलती रहे, ताकि ये ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है एरिया, यहाँ पर ग्रीनरी ना हो, मतलब मॉस ना उगे। जब हम ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं तो ग्रीन मॉस उगने लगती है, जो कि कहते हैं अच्छी मिट्टी की निशानी होती है। और केमिकल का आप देखिए, इसके अंदर 1% भी ग्रीन मॉस नहीं उगी हुई। केमिकल मिट्टी को हार्ड कर देता है और सरफेस को भी हार्ड करता है। ग्रीन मॉस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हो पाते केमिकल की वजह से। और ऑर्गेनिक जिसके अंदर हम कंपोस्ट ही यूज कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि बैक्टीरिया इसके अंदर पैदा हो सकते हैं, इस वजह से ये ग्रीन ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है। ये अच्छी मिट्टी होने की निशानी होती है। एनीवे, चलिए आपको वो भी दिखा देता हूँ जो दूसरे पौधे अभी हमने शिफ्ट नहीं किए थे। ये देखिए अब ये कितने कितने बड़े हो गए हैं, छोटे से गमले के अंदर लगे हुए पौधे। अब इनको जरूरत है बड़े गमले की। यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं जो कि छोटे गमले में भी है, और चेरी टमाटोस भी हैं, बैंगन के पौधे हैं, शिमला मिर्च के हैं, हरी मिर्च के हैं, जो कि सारे के सारे मैंने सीड से खुद ग्रो किए हुए। अगर मैं ये सब इतनी आसानी से ग्रो कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। जैसा जैसा मैं कहता हूँ आप फॉलो करते रहिए, तो आप भी एक दिन अच्छे गार्डनर बन जाएंगे मेरी तरह, क्योंकि सीखने से ही आता है। मैंने कोई एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर का कोई डिप्लोमा नहीं किया हुआ, सिर्फ ये खुद से सीखता रहा और एक्सपर्ट की राय लेता रहा। तो आज आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं खुद से ग्रो कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं। 53 दिन बाद अब पौधों की ग्रोथ भी अच्छी है और कीड़े हमला करते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम पेस्टिसाइड मैं यूज़ करता हूँ जिसका नाम है नीम ऑयल। नीम ऑयल का ही मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ, उससे कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही। जब कीड़ों का हमला होता है, ब्लैक एफिड्स का हमला होता है, या तेले का हमला होता है, या व्हाइट फ्लाई का अटैक होता है, तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर रहा हूँ। और जो ऑर्गेनिकली हम लेकर चल रहे हैं उसको तो अब फूल लगना भी शुरू हो गए हैं, मतलब कि बर्ड्स लग रहे हैं, कलियां लग रही हैं। केमिकल वाले को अभी कोई भी फ्रूटिंग शुरू नहीं हुई, वो भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। ये है ऑर्गेनिक वाला पौधा जिसको हम ऑर्गेनिकली लेकर चल रहे हैं। ये देखिए इसको कलियां लगना शुरू हो रही हैं, बहुत जल्द इसके पीले पीले फूल भी खिल जाएंगे और उसके बाद में उसके अंदर टमाटर भी बनेंगे। और ये है केमिकल वाला पौधा, इसकी हाइट अभी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन इसको अभी बडिंग शुरू हो रही है। कुछ दिनों में इसकी बडिंग मतलब कि कलियां बड़े साइज की होने लगेंगी, मतलब दोनों पौधों को ही फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है।
जहाँ पर मैंने इनको रखा हुआ है यहाँ पर फुल डे के लिए धूप आती है, 5 से 6 या 7 घंटे के लिए। टमाटर का पौधा जब बड़ा होने लगता है और सरफेस के ऊपर मतलब मिट्टी के ऊपर वाली साइड पर जड़ें आने लगती हैं तो इसकी जल्दी गोडी नहीं की जाती, क्योंकि वही इसकी फीडर रूट्स होती हैं जो कि खुराक लेने वाली होती हैं। अगर हम उनको भी गोडी करके तोड़ते रहेंगे तो पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी स्ट्रेस में रहेगी। इसलिए गोडी आपने तब तक करना है जब तक ऊपर वाले सरफेस तक जड़ें ना आएँ। हर 5 से 6 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आप गोडी कर सकते हैं ताकि एरेशन सिस्टम अच्छा बना रहे। तो चलिए फिर जल्दी से इसको और बड़ा करते हैं। 52 दिन बाद अब हमारे पौधे अच्छे भी हो रहे हैं और इनकी ग्रोथ भी बढ़ रही है और जो कलियां लगी थी वो भी बड़े साइज़ की हो चुकी हैं। अब टाइम आता है इनको स्टिक्स लगाने का, क्योंकि टमाटर के पौधे वुडी नहीं बनते, लकड़ी नहीं बनती। इनकी ब्रांचेस काफ़ी सॉफ्ट रहती हैं और पौधा लंबा होने की वजह से ये एक साइड पर झुक जाता है, इसलिए स्टिक लगानी पड़ेगी ताकि उसको सहारा मिल पाए। और टमाटर के पौधे अक्सर धूप में ढीले पड़ जाते हैं, इसके पत्ते लटकना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही ठंडक बढ़ती है मतलब शाम का टाइम आता है तो इसके पत्ते दोबारा से खड़े होने लगते हैं। इसलिए आपने घबराना नहीं कि धूप में इसके पत्ते क्यों लटक रहे हैं। पत्ते लटक जाना एक पानी की कमी की वजह से भी होता है, लेकिन मिट्टी के अंदर पानी मौजूद है तो समझ आइए धूप की हीट की वजह से इसके पत्ते थोड़े से लटक जाते हैं, रात के टाइम सही खड़े होने लगते हैं। तो चलिए इसको स्टिक लगा देते हैं। अब ये पौधे जैसे जैसे बड़े होंगे इन स्टिक के साथ मैं इनको सहारा देता जाऊंगा, मतलब किसी रस्सी से बांध दूंगा ताकि पौधे एक साइड पर झुक ना जाएं। आपके पास केबल टाई ना हो तो आप कोई सी भी रस्सी बांधकर यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसके बर्ड्स देख लेते हैं, मतलब इसकी कलियां। ये है ऑर्गेनिक वाला और ये इसकी कलियां खिली हुई हैं, और जो केमिकल वाला है उसकी अभी कलियां छोटी हैं लेकिन ग्रोथ अच्छी है। अभी पौधे काफ़ी छोटे हैं, इसलिए ऑर्गेनिक हो या फिर केमिकल हो इसका अभी रिजल्ट हमें देखने में नहीं मिलेगा, लेकिन हम वही खादें यूज़ करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं। बस थोड़ा सा गैप कम करते जाएंगे, जैसे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। मान लीजिए पौधे की ग्रोथ 3 से 4 फुट बढ़ चुकी है और खूब उसको कलियां भी लग रही हैं, तो इसका मतलब उसको खाद की ज़रूरत भी उसी हिसाब से है, इसलिए हम गैप थोड़ा सा कम कर देंगे। 3 से 4 दिन के बाद आप खादें दे सकते हैं। और केमिकल का देखते हैं। ये पौधा केमिकल वाला छोटा क्यों रह गया आपको पता है, क्योंकि इसको मिट्टी के अंदर ज़्यादा मैंने दबा दिया था और मिट्टी बहुत कम थी। बाद में मिट्टी मैंने और भी इस बाल्टी के अंदर फिल की, जिसकी वजह से ये पौधा मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, जिसकी वजह से ये छोटा दिख रहा होगा। लेकिन ग्रोथ इसकी भी अच्छी है। ये देखिए इसकी कलियां भी अब बड़ी हो रही हैं। जैसे जैसे पौधे के ऊपर हमला हो एफिड्स का या किसी और कीड़ों का, तो नीम ऑयल का स्प्रे ही हमने यूज़ करना है। इसके अलावा कोई और केमिकल इस बार हम यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि हम देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है हमें नीम ऑयल का। और मिट्टी को हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। इसको मैंने पानी काफ़ी दिन हो गए नहीं दिया, क्योंकि प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं और प्लास्टिक के अंदर पानी जल्दी खुश्क नहीं होता। लेकिन जैसे ही पौधा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसकी वाटर रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि टमाटर के पौधे की जड़ें बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं। इस वजह से इसको बाद में पानी ज़्यादा देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी। जब पौधा फूलों पर आ जाए, फूल उसके खिलना शुरू हो जाए तो उसको पानी कम देना है। अगर ऐसे में अगर ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो कलियाँ झड़ती रहेंगी, फूल गिर जाते हैं, फ्रूट नहीं बनता उसके अंदर से। तो चलिए फिर इसको जल्दी से थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। 58 दिन बाद दोनों पौधों की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन अब नंबर लेकर जाने वाला है केमिकल वाला। ये वाला ऑर्गेनिक और ये वाला केमिकल। केमिकल की ग्रोथ अब ज़्यादा बढ़ रही है, इसके पत्ते भी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं और इसकी हाइट भी बहुत जल्द क्रॉस कर देगी इस वाली को। मतलब ऑर्गेनिक की ग्रोथ कम रहेगी, केमिकल की ज़्यादा, क्योंकि केमिकल पौधे की ग्रोथ को बूस्ट करता है। लेकिन कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक वाले को कलियां लग चुकी हैं और अब तो ये खिल भी रही हैं। एक फूल अब खिल चुका है, बहुत जल्द इसके अंदर से टमाटर बनना शुरू होगा। लेकिन ऑर्गेनिक वाले पौधे के पत्ते थोड़े थोड़े से पीले हैं और इसका साइज़ भी छोटा है। लेकिन काफ़ी दिनों से मैंने इनके ऊपर पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया, मतलब नीम ऑयल का यूज़ नहीं किया। ब्लैक एफिड्स आते हैं और इसकी ब्रांचेस के साथ चिपक जाते हैं काले काले से छोटे छोटे से कीड़े। लेकिन मैं ज़्यादा अभी फोकस नहीं दे रहा हूँ उनके ऊपर, क्योंकि जब ज़्यादा हमला होने लगेगा तो मैं फ़ौरन एक्शन लूँगा और नीम ऑयल का स्प्रे कर दूंगा। बेसिकली हर टाइम स्प्रे करते रहना, मतलब कि हर 2 से 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद स्प्रे करते रहना। इससे पौधे की ग्रोथ भी रुक सकती है, क्योंकि नीम ऑयल की अपनी खुद की हीट होती है, जिसकी वजह से पौधों के पत्तों के ऊपर बर्निंग भी आ सकती है। लेकिन अभी तक मेरे पौधों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि इनकी ग्रोथ रुकी हो। स्लो ज़रूर है क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। और केमिकल के ऊपर देखिए बर्ड तो लग चुके हैं, काफ़ी सारी कलियां खिली, काफ़ी सारी कलियां हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ब्लूमिंग नहीं कर रही। एक भी फूल अभी तक खिला नहीं है। काफ़ी छोटे छोटे से ये बर्ड्स हैं, लेकिन फ्यूचर में ये खिल जाएंगे। इनके पत्तों का साइज़ भी देखिए और इनका कलर भी देखिए किस तरह शाइन कर रहे हैं और पत्तों का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा है। और केमिकल वाले पौधे की ये देखिए, इसकी जो ब्रांच है, मेन स्टेम है, वो भी काफ़ी थिक है और इस वाले की, ऑर्गेनिक वाले की, काफ़ी बारीक है। तो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है अभी से। तो चलिए थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं। 2 महीने बाद
ऑर्गेनिक वाले के फूल लगे और उसके बाद में कुछ उसकी कलियां पीली हो गईं, लेकिन अभी तक केमिकल वाले का कोई भी फूल खिला नहीं। लेकिन केमिकल वाले की ग्रोथ यकीन मानिए काफ़ी अच्छे अंदाज से चल रही है। पत्तों का साइज़ और ब्रांचेस का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन इसके पत्तों का साइज़ भी छोटा है, लेकिन पौधे की हेल्थ मुझे अच्छी लग रही है, मतलब काफ़ी स्टेबल है। लटकी लटकी सी ढीली ढीली सी इसकी ग्रोथ नहीं है, बल्कि ये पत्ते स्टैंड हैं बिल्कुल, इसकी ब्रांचेस भी। और इस वाले को, केमिकल वाले को काफ़ी सपोर्ट की भी ज़रूरत है ताकि ये बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर ग्रोथ कर सके। ऑर्गेनिक वाले की ये देखिए बर्ड पीली हो गई और उसके बाद में अब ये सूख गई है। इसी तरह कुछ इसकी कलियां खिल भी रही हैं। बुरा रिजल्ट हम नहीं कहेंगे क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर भी ताकत आती जाएगी। और केमिकल का भी एक बर्ड जो है वो कली एक पीली हो गई और मुरझा गई, लेकिन अभी इसके अलावा कोई और फूल खिला नहीं है, लेकिन कलियां काफ़ी हद तक लगी हुई हैं। तो चलिए अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। पानी हमने नॉर्मल तरीके से ही देना है, ज़्यादा ओवर वाशिंग बिल्कुल नहीं करनी। 74 दिन बाद, मतलब आफ्टर 74 डेज। ऑर्गेनिक वाले पौधे की ग्रोथ अभी स्लो है और केमिकल वाले की ग्रोथ काफ़ी अच्छे अंदाज से बढ़ रही है। ऑर्गेनिक वाले के पत्ते भी थोड़े थोड़े से मुड़े से हैं और केमिकल वाले के पत्ते बिल्कुल लश ग्रीन हैं और बिल्कुल सही तरीके से खिले हुए। ट्रीटमेंट दोनों का सेम चल रहा है, सिर्फ खाद का फ़र्क है। पेस्टिसाइड का वही नीमो स्प्रे ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें NPK वही खाद यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर वही कंपोस्ट ही। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसकी काफ़ी लंबी लाइफ पड़ी हुई है। ऑर्गेनिक वाले को फूल लगे लेकिन वो कलियां खिली नहीं और वो पीली भी पड़ गईं और आहिस्ता आहिस्ता ये गिर रही हैं, क्योंकि पत्तों की ग्रोथ ही आप देख सकते हैं कितने अजीब अंदाज से ये बढ़ रही है। इसके पत्तों के ऊपर ना तो कीड़ा है और ना ही इसके नीचे, तो ये फंगस की निशानी हो सकती है। तो फंगस के लिए भी नीम ऑयल का स्प्रे ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। और केमिकल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ रही है और अब ये देखिए इसको फूल खिल रहे हैं सही अंदाज से और बहुत जल्द इनके अंदर से टमाटर बनना भी शुरू हो ही जाएंगे। पानी का ओवर यूज़ आपने नहीं करना, सिर्फ मिट्टी को हल्का सा नम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी की वजह से भी ये पौधे मर सकते हैं और बहुत कम पानी की वजह से भी। नवंबर की आज 25 तारीख हो चुकी है, देखते हैं कब तक इनको फ्रूटिंग शुरू होगी। 77 दिन बाद। केमिकल वाले की ग्रोथ अच्छी चल रही है, लेकिन ऑर्गेनिक वाले की बहुत बुरी। अब मैं सोच रहा हूँ इसको ऊपर से पौधे को काट ही डालूँ, नहीं तो ये इसी तरह रहेगा और इसको कोई फ्रूट नहीं लग पाएगा। लेकिन केमिकल वाले को फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है, इसका फ्रूट अब बनना शुरू हो गया है फूलों के बीच में से। ये देखिए, ये अब फ्रूट बन रहा है, टमाटर बनना शुरू हो भी चुके हैं, लेकिन अभी ऑर्गेनिक वाले का कोई भी रिजल्ट हमें देखने में नज़र नहीं आ रहा। और अब आहिस्ता आहिस्ता इन पौधों के ऊपर भी हमला हो रहा है फंगस का, जो कि वायरस की सूरत ले लेगा। इसके पत्ते भी आप देख सकते हैं किस तरह मुड़ रहे हैं। इससे पहले कि हमारा ये पौधा भी इफेक्ट हो, उससे पहले हम इस पौधे को ऊपर से काट देंगे और देखेंगे नीचे से नई ग्रोथ होती है या नहीं। इसको कलियां लगती हैं लेकिन पीली पड़ जाती हैं और उसके बाद में से गिर जाती हैं। लेकिन इनके अंदर से अब टमाटर भी बन रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे पौधे की ग्रोथ पर फ़र्क पड़े। ये फूल खिल चुका और गिर चुका, अब इसके अंदर से टमाटर भी बनेगा और इसके अंदर से भी ऐसा ही टमाटर बनना शुरू हो चुका है, छोटा सा। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम चाहते हैं पौधे की ग्रोथ अच्छी और ज़्यादा फ्लावरिंग और ज़्यादा फ्रूटिंग हो। उसके लिए मैं पौधे को नीचे से काट दूंगा। लीजिए जनाब, ये वाला पौधा हमारा अब किसी काम का नहीं है। इसको चाहें तो ऐसा कटिंग ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग से लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर फंगस का या फिर वायरस का अटैक है। अब यहाँ से फ्यूचर में और भी ब्रांचेस, साइड ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ब्रांच निकलने की कोशिश में थी, अब ऊपर से पौधे को काट दिया गया है। अब सारी फोर्स इसी पर लगेगी और ये ब्रांच बनेगी और यहीं से पौधे की ग्रोथ नई शुरू होगी। मिट्टी को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, जब ऊपर वाला सरफेस एरिया आपको ड्राई लगना शुरू हो तभी आप पानी दें। तो चलिए फिर दूसरे पौधे की ग्रोथ देख लेते हैं, जो कि एक टब के अंदर मैंने लगाया था। इसकी सारी की सारी ग्रोथ अच्छी है। पत्ते देखिए किस तरह खिले हुए हैं और ऊपर से नए पत्तों की ग्रोथ भी अच्छे अंदाज से बढ़ रही है, कोई पत्ता मुड़ा नहीं हुआ। फूल भी खूब लगे हैं और फ्रूटिंग भी खूब हो रही है। ये देखिए, ये छोटे छोटे से टमाटर और नीचे बड़े भी हैं। ये देखिए जनाब, ये बड़े बड़े टमाटर लग रहे हैं। अब बहुत जल्द ये और भी बड़े हो जाएंगे। बहुत सारे टमाटर इनको लगने वाले हैं और फ्लावरिंग भी खूब अच्छे से हो रही है। तो चलिए फिर अब इस वाले पौधे को हम फेंक देंगे, मतलब कि मिट्टी को खोद कर ज़मीन के अंदर इसको दफन कर देंगे या फिर फेंक देंगे अपने दूसरे पौधों से बहुत दूर, ताकि उनके ऊपर इसका कोई असर ना हो सके। 102 दिन बाद हमारा जिस पौधे के ऊपर हमला हुआ था फंगस का, मतलब कि वायरस का,
जो कि वायरस की सूरत ले गया, अब इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। इसकी नई ब्रांचेस, नए पत्ते निकलने की कोशिश में तो हैं, लेकिन वो भी मुड़े हुए। अब नहीं लगता कि इनकी ग्रोथ दोबारा से शुरू हो पाएगी। ऐसे पौधों को उखाड़ देना सबसे बड़ी अक्लमंदी है, नहीं तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे दूसरे पौधों को भी अपनी लिपेट में ले सकते हैं। और दूसरे वाले पौधा जो कि हमारा केमिकली चल रहा था, इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। और ये देखिए अब टमाटर बड़े साइज़ के हो रहे हैं। और ये देखिए इसके पुराने वाले टमाटर जो पहले लगे हुए थे, अब इसको 11 से 13 टमाटर लगे हुए हैं और ग्रोथ भी कर रहे हैं, और ऊपर से पत्तों की ग्रोथ भी हो रही है इनकी। सिर्फ अब प्रॉब्लम इनके साथ ये चल रही है कि ज़्यादा ठंड होने की वजह से, क्योंकि ये ओपन में है, रात के टाइम जब धुंध पड़ती है, ओस पड़ती है, डायरेक्ट ठंडा पानी इनके पत्तों के ऊपर जमा रहता है, जिसकी वजह से इनके पत्ते मुड़ते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम ओपन में प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ऐसे स्टेज पर जबकि ओस पड़ रही हो। अगर इनके ऊपर शेडी एरिया बना दिया जाए, मतलब रात के टाइम डायरेक्ट ओस इन पत्तों के ऊपर ना पड़ पाए, तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। एनीवे वीडियो कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। इस पौधे की लाइफ होगी मार्च से अप्रैल के महीने तक। ये स्टिल फ्रूटिंग इसी तरह करता रहेगा और बढ़ता रहेगा। और जो दूसरा पौधा था जो टब के अंदर हमने लगाया हुआ था, इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छे अंदाज से बढ़ रही है। और माल्टे के छिलके भी बच्चे यहीं पर फेंक देते हैं खाने के बाद में, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये अब गल रहा है और फंगस लग रहा है इसको। जो भी चीज़ पहले डिकम्पोज होती है, सबसे पहले फंगस ही हमला उसके ऊपर करता है, उसके बाद वो खाना शुरू करता है और कीड़े पैदा होते हैं उसके अंदर, और उसके बाद में वो डिकम्पोज होती है। ये कुदरत का बनाया हुआ एक साइकिल है खाद को बनाने के लिए। समझ लीजिए फंगस और कीड़े लेबर का काम करते हैं। कंपोस्ट के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वही कीड़े उनको खाते हैं, मतलब उस मटेरियल को, और वो डिकम्पोज हो जाती है। एनीवे ये हमारे टमाटर की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि जितनी ज़्यादा स्पेस उतना ज़्यादा फ्रूट। अब ये देखिए फ्रूट का साइज़ भी इंक्रीज़ है, और देखिए कितने गुच्छों की सूरत में इसको टमाटर लगे हुए हैं। अभी और भी इसको लग रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मैं देख रहा हूँ, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा इसको मिली, टब की मिट्टी ज़्यादा मिली है, जिस वजह से इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। नीचे वाले पत्ते ये जो पीले पड़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल ही होता है, क्योंकि ओल्ड पत्ते की एक लाइफ होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो ढीले पड़ते हैं और उसके बाद में पीले होकर गिर जाते हैं। तो ऐसे पत्तों को रिमूव कर देना चाहिए, काट देना चाहिए, परेशान नहीं होना। बाकी जो खाद का आपको बताया वैसे ही आप यूज़ करते रहें, चाहे ऑर्गेनिकली हो चाहे फिर केमिकली हो। ये वाले पौधे को जो प्रॉब्लम हुई ये ऑर्गेनिक की वजह से नहीं हुई, ये तो इसकी किस्मत में था कि इसने इसी तरह मरना है। अगर आपको लगता है कि आपके टमाटर के पौधे की ग्रोथ अच्छी है और उसको फ्रूट भी अच्छे साइज़ का लग रहा है, तो एक काम कीजिए, उसी पौधे के फ्रूट से, मतलब टमाटर से, आप दोबारा से पौधे और भी ग्रो कर सकते हैं। जब ये बड़े हो जाएं और रेड होने लगें तो आप इनको उतार लें और इनके बीज को हार्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब लाल टमाटर जब हो जाता है, उसके अंदर से बहुत प्यार से आप बीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। चम्मच से भी कर सकते हैं, या उसका टमाटर का पल्प किसी कपड़े में डालिए, उसको थोड़ा सा हाथों से रगड़िए तो बीज अलग हो जाएंगे और उसका गूदा अलग हो जाएगा। तो उन सीड्स को आप धोकर शेडी एरिया में 4 से 5 दिनों के लिए ड्राई कर लीजिए और उसके बाद में स्टोर कर लें। जब आपको ज़रूरत हो तो उगा सकते हैं आप। अक्सर लोग कह रहे हैं हमारे टमाटर तो लगे हुए हैं लेकिन वो अभी तक ग्रीन हैं, वो रेड कब होंगे? तो टमाटर सर्दी के दिनों में जल्दी ग्रीन नहीं होते। जितनी ज़्यादा ठंड रहेगी वो स्टिल उसी तरह लगे रहेंगे उस पौधे की टहनियों के साथ में, क्योंकि गर्मी के दिनों में गर्म हवा चलती है, जिस वजह से फ्रूट लगा जल्दी ही छोटे साइज़ का ही पक जाता है। इसलिए सर्दी के दिनों में ऐसा आप देखें तो घबराइए नहीं, बल्कि जब आपको लगे कि फ्रूट का साइज़ और इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो फ्रूट को उतार कर रख लीजिए किचन के अंदर या फ्रिज के अंदर, किसी भी जगह पर रख सकते हैं। कुछ दिनों में वो ऑटोमेटिकली ही लाल हो जाएगा, मतलब नरम पड़ जाएगा, तो आप उसको किचन में यूज़ कर सकेंगे। क्योंकि मैं इसी तरह करता हूँ हर साल। जनवरी के महीने में बहुत सारे टमाटर उतारता हूँ और फिर से फरवरी या मार्च के महीने में रेडी हो जाते हैं, तो मैं ग्रीन टमाटर ही उतारता रहता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता वो टमाटर लाल हो जाते हैं, जो कि हमारे किचन की ज़रूरत को पूरा करते हैं। होपफुली आपके टमाटरों की ग्रोथ भी इसी तरह चल रही होगी, आपके खूब टमाटर लगे होंगे, क्योंकि मेरा तो एक पौधा मर गया, लेकिन कोई बात नहीं, इन छोटी छोटी बातों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।